नमस्कार दोस्तों, आपका वर्ल्ड जिस स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आप मैप देखते ही आप समझ रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। भारत के मैदानी क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भारत के मैदानी क्षेत्र और तटीय मैदान क्षेत्र को जान पाएंगे। साथ ही यहाँ से आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिखाई देते हैं, जैसे जो है कि ये दो नदियों के बीच के जो दोआब को क्या कहते हैं, विस्त का दोआब और रचना का दोआब, ये सब हमें एग्जाम में मिलता है। और जो है कि जो कृषि फसलें जो है कि ये जो कृषि सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में होता है, इन सब चीज़ों को जान पाएंगे। और साथ ही साथ आप तटीय मैदान के बारे में आप जान पाएंगे। तो जो है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और जो है कि आगे आने वाले जो वीडियो हैं, जो हमें पढ़ना होता है, जो टॉपिक कृषि से संबंधित है, वो हमें क्लियर हो जाएगा। और यहाँ की जो नदियाँ हैं, इनके बारे में भी जानने में हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो भारत का मैदानी क्षेत्र क्या है, सबसे पहले जानें कि मैदान किसे कहते हैं। मैदान जो होता है नदियों के निक्षेपों से निर्मित होता है। आप देख सकते हैं कि इधर जो मैदान है, ये जो है कि ये सिंधु तंत्र की जो नदियां हैं, इनके द्वारा बनाया गया, जिसे पंजाब कहते हैं। पंजाब का मैदान जो है, ये आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा गेहूँ का फसलों का पैदावार पंजाब में क्यों होता है। इन सब इसके पीछे क्या रीज़न है। ये जो नदियाँ हैं, अपने साथ ये मैदान जो है कि निक्षेपों को साथ ला करके ये जो है कि मैदानों का निर्माण किए हैं। और जो है कि ये सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र जो नदियों के निक्षेपों से निर्मित होता है। आप देखते होंगे बाढ़ वाले क्षेत्र में, वहाँ पे जो है कि बड़े पैमाने पे खेती होता है, क्योंकि वो क्षेत्र वो जो ज़मीन जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। तो यहाँ कृषि के लिए जो है कि आदर्श स्थिति में प्रदान करता है। आवास और परिवहन के लिए जो है कि पर्वतीय क्षेत्रों या पठारी क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पे जो है कि आदर्श स्थिति हमें मिलता है। तो इस कारण यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है। आप इसको जानने के बाद आप जान जाएंगे कि पढ़ने के बाद इस क्षेत्र में जनसंख्या इतनी अधिक क्यों है। इसी क्षेत्र में देखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या क्यों अधिक है, क्योंकि जो है कि ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। कृषि और आवास परिवहन के लिए आदर्श स्थिति मिलता है। यही कारण है कि जो है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और जो है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में जो है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। और देखेंगे कि जो है कि इन सब क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है। यही रीज़न है कि जो है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। अगर इसकी स्थिति और बनावट के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी मैदान, उत्तर का मैदान और तटीय मैदान। हमने भारत का भौतिक भूगोल पढ़ने के लिए हमने इसको पिछले वीडियो में हमने इसको एक डिवाइड किया था। उसमें हमने मैदान जो है कि उत्तरी मैदान और तटीय मैदान को हमने अलग अलग सेपरेट वीडियो में वहाँ लिखा था, लेकिन हम यहाँ पे एक साथ पढ़ते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं, अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो हमें और क्लियरिटी आती है। तो हम अगले बात करेंगे उत्तरी मैदान की। जो ये उत्तरी मैदान के विस्तार की बात करें, जो ये उत्तरी मैदान है, जो इतने बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी बात करें, इसके विस्तार की बात करें तो ये 7 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये क्षेत्र आपको रटना नहीं है, बस एक अपने कंसेप्ट के लिए, जानकारी के लिए इसे ध्यान में रखें कि ये इतने बड़े क्षेत्र में, ये उत्तरी मैदान जो है इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। ये क्षेत्र की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है कहीं 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई कहीं 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक की है। और गहराई की बात करें तो जो है कि ये जो है कि बहुत गहरा है, जो है कि 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक, यानी कि 1 किलोमीटर से लेकर के 2 किलोमीटर तक गहरा है। इसके गहरे होने का कारण ये है कि जब जो है कि आगे हम देखेंगे कि क्यों इतना गहरा है। बाकी दूसरा जो पॉइंट देखें तो इसके निर्माण की ये कैसे बना है। तो ये जो है कि जब भारतीय और देखिए 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ, जो 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ कौन कौन सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये देखिए सिंधु और ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ। देखिए जो सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और जो है कि गंगा की जो सहायक नदी है, यमुना है, चंबल है, बेतवा है, केन है, फिर उसके बाद घाघरा है, गंडक, कोसी। ये नदियों के जो है कि
जो है कि निक्षेपों से, ये जो पर्वतों से जब निकलती है नदियाँ तो अपने साथ कंकड़ पत्थर का ले करके निकलती हैं, जैसे जैसे फिर तराई क्षेत्र में आती हैं, फिर उसके बाद बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र में फैलती हैं। तो उन्हीं निक्षेपों से बना, उसी गाद से ये क्षेत्र निर्मित है। जो है कि ये इसका जो निर्माण कैसे हुआ, फिर देखें जो भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच जब टक्कर हुई थी, देखिए जिसे ये यूरेशियन प्लेट पहले से स्थित था, जब भारतीय प्लेट जाके ऐसे जब इससे टकराई, जब ऐसे ये यूरेशियन प्लेट है, ये जब भारतीय प्लेट इससे जाके टकराई तो जो इंडियन प्लेट के नीचे जाने से जो ये जो शेप बना है, गड्ढा जो बना है, ये दरार, इसे भ्रंश जो बना है, इसी भ्रंश को जो है कि जो गड्ढे को यही जो नदियाँ निकल निकल के अपने साथ गाद या और जो है कि निक्षेप को ला ला के भरती गई, इसीलिए ये इतना गहरा है। ये गहराई जो है लगभग 1 किलोमीटर से लेकर के 2 किलोमीटर नीचे तक है। इन्हीं जो है कि इन्हीं गड्ढे में या कहें या इसी भ्रंश में जो ये नदियाँ निकल कर निक्षेप जो ला करके इसे पाटती गई। ये जो है कि ये करीब 4 करोड़ 5 करोड़ वर्ष लगा इसको बनने में। तो ये इतने एकाएक नहीं बन गया है, ये धीरे धीरे विकसित रूप हुआ है। इसी का ये जो है कि जो निर्मित भ्रंश है, इसी का जो हमें दिखाई देता है यहाँ पे। इसके पहले गड्ढा था, 1 से 2 किलोमीटर गड्ढा था, इसी गड्ढे के ऊपर जो है कि जो निक्षेप से निर्मित हुआ है। बात करें इसके तो अगले पॉइंट की, तो ये दिल्ली हरियाणा जो है कि सिंधु गंगा नदी क्षेत्र का विभाजक है। जो है कि दिल्ली और हरियाणा जो सिंधु और गंगा नदी क्षेत्र का विभाजक है। ये देखिए कैसे है, जो है कि ये देखिए सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो क्षेत्र है, ये नदी प्रणाली है जो इस क्षेत्र में बहती है। दिल्ली यहाँ पे, हरियाणा यहाँ पे है। इसके इस तरफ कौन सी है, सिंधु नदी प्रणाली बहती है, इधर जो है कि गंगा नदी प्रणाली है, इसलिए ये इसके विभाजक के रूप में है। ये जो है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित है। ये देखिए इधर प्रायद्वीपीय पठार है और इधर हिमालय पठार है। हमने दोनों हिमालय पे भी वीडियो हमने आप पढ़ चुके होंगे, हम नहीं पढ़े हैं तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो है कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो अब हमने मैदानी भाग किसके बीच में है, जो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में है। और या कहें कि जो मैदानी भाग जो है कि जो हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र को अलग अलग करता है। तो और आगे अगले पॉइंट की हम बात करें, अब हम देखते हैं कि इसको जो है कि कई भागों में बांटा गया है। जैसे पंजाब का मैदान है, गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो हम इसको आगे देखते हैं। उत्तरी मैदान को जो है कि जो इतने बड़े क्षेत्र है, इसको 3 छोटे छोटे उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब का मैदान और फिर गंगा का मैदान, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसकी सहायक जो मुख्य नदियां हैं, इसी के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। देखिए मैदान के 3 उपवर्ग हैं, जो है कि इस नदियों के 3 उपवर्ग हैं, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब की मैदान की बात करें तो जो है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये जो मैदान है सिंधु और जो है कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज जैसे इसकी सहायक नदियां हैं। ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये क्षेत्र ये पाकिस्तान में भी है, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसके जो है कि अधिकांश भाग कहाँ पे है, पाक में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ दोआबों की संख्या अधिक पाई जाती है। जैसे यहाँ पे रचना का दोआब है, विस्त का दोआब है। हम इसको अभी आगे पढ़ते हैं, जो हमें एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विस्त का दोआब या रचना का दोआब किन नदियों के मध्य में स्थित है। और फिर उसके बाद देखें हम गंगा का मैदान। गंगा का जो मैदान है, ये वाला क्षेत्र है, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। देखिए ये गंगा नदी गई हुई है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे गंगा हम इसके लिए नदियों पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो हम नदियों पे यहाँ हमारा ध्यान केंद्रित नहीं, हम यहाँ मैदान पढ़ रहे हैं। तो जो है कि ये गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा और उसकी सहायक नदी जो यमुना है, चंबल है, बेतवा है, फिर उसके बाद इधर केन है, फिर इधर सोन है, फिर इधर ये घाघरा है, गंडक, कोसी, नदियों के निक्षेपों से ये जो है नदी जो मैदान निर्मित है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये घग्गर से तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है। ये जो है कि यहाँ एक घग्गर नदी बहती है और यहाँ पे ये जो है कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, तीस्ता यहाँ पे बहती है, इसी नदी के मध्य में स्थित है। यहाँ पे कई मैदान पाए जाते हैं, जैसे रुहेलखंड है, फिर अवध का है, फिर बुंदेलखंड है, फिर मिथिला है, मगध का। अभी हम उसे आगे पढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे अगला देखेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। फिर जो है कि यहाँ पे एक जो है कि बहुत बड़ा जो है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है,
ये पूछा भी गया एग्जाम में कई बार। तो ये माजुली द्वीप है जो है कि ये जो है कि किसके कौन नदी बनाती है, जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये नदी द्वीप क्या होता है, नदी द्वीप जो है जैसे एक नदी है वो फिर उसके बाद 2 भागों में विभाजित हो जाती है, बीच में एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है, आगे जाके फिर मिल जाती है, तो ये जो है कि नदी द्वीप हो जाता है। ये जो है कि माजुली द्वीप जो है कि असम में स्थित है। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हम आगे बात करते हैं इसके पंजाब के दोआबों की। सबसे पहले देखते हैं पंजाब के दोआबों की। यहाँ पंजाब के दोआबों की बात करें, दोआब क्या होता है, दोआब मतलब होता है कि 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब मतलब 2 नदियों का भाग, 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब मतलब 2 नदियों का भाग। पंजाब मतलब हो गया कि 5 आब मतलब 5 नदियों का मैदान, ठीक है। पंजाब 5 नदियों का मैदान। अब देखिए जो है कि यहाँ से दोआबों को कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये पूछ लिया जाता है छाछ का दोआब किन 2 नदियों के मध्य में है, रचना का दोआब किन नदियों के मध्य में है, या बारी का दोआब, ऐसे में किसी को पूछेगा तो आप आराम से बता देंगे। देखिए जो है कि ये सिंधु नदी है। देखिए ये सिंधु नदी है। हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखें क्योंकि ये बहुत भद्दा दिखाई देने लगता है, इसलिए हम यहाँ पे अलग सेपरेट बनाए हैं। आप भी इस तरह से साथ में बनाते चलेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। जो है कि ये देखिए सिंधु और झेलम नदी के मध्य में कौन सा है, देखिए ये जो है कि झेलम, जो सिंधु और झेलम नदी के मध्य में ये जो भाग है ये सिंधु सागर दोआब कहते हैं। ये जो झेलम और चेनाब नदी के मध्य में भाग है इसे छाछ का दोआब कहते हैं। और जो है ये झेलम और चेनाब की नदी के भाग को छाछ का दोआब कहते हैं। अब ये चेनाब और रावी का, ये जो चेनाब है और ये रावी की नदी के मध्य, जो चेनाब और रावी के मध्य के भाग को रेचना का दोआब कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि रावी और देखिए ये रावी और ये ब्यास के ये इसके बीच के मैदान को कहते हैं बारी का दोआब। ये वाला जो रीजन है, ये वाला क्षेत्र जो है इसको बारी का दोआब कहते हैं। कौन नदियों के मध्य में बारी का दोआब, रावी और ब्यास नदियों के मध्य में के स्थित जो है कि मैदान को बारी का दोआब कहते हैं। और ब्यास और सतलज नदी के मध्य में जो स्थित जो मैदान है उसे विस्त का दोआब कहते हैं, जो दोआब है। अब यहाँ से आप आराम से सिर्फ ऐसे माइंड में इसको कई बार जब देखेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए कोई भी एक आ जाए कि पूछ ले एग्जाम में कि रचना का दोआब किन 2 नदियों के मध्य में स्थित है, रावी और चेनाब के मध्य में स्थित है। जो है कि हम इसे चाहते हैं तो इस तरह से लिखवा सकते थे, जैसे लिखिए कि सिंधु और चेनाब की नदियों के मध्य में कौन सा दोआब स्थित है। तो इस तरह से नहीं करना है। आप अगर मैप से पढ़ते हैं तो आपको लंबे समय तक ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेगा और जो है कि आसानी से याद भी रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो है कि गंगा नदी के मैदान, गंगा नदी जो है, गंगा नदी मैदान के जो है कि इसको भी कई छोटे छोटे उपवर्ग में बांटा गया है। तो देखें इसको, तो ये देखिए जो है कि ये यमुना और गंगा यमुना, और जो है कि ये बीच में किशन गंगा नदी है, फिर इधर घाघरा बहती है, गंडक है, कोसी। इन नदियों के बीच को ये भाग को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यमुना और किशन गंगा के जो बीच का भाग है, ये जो क्षेत्र है ये इसकी अपेक्षा ऊंचा है, जो है कि इसलिए इसे रुहेलखंड का मैदान कहते हैं। रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड आप कई बार सुने भी होंगे। रुहेलखंड इस क्षेत्र में पड़ता है, जैसे सहारनपुर, मेरठ और हापुड़, ये सब क्षेत्र जो है ये रुहेलखंड क्षेत्र में आता है। इसे आप जो 2 नदियों के बीच का नाम दे सकते हैं, जैसे गंगा यमुना दोआब, इसे कह सकते हैं किशन गंगा दोआब, इस तरह तो है ही है। फिर उसके बाद जो है कि इसका अलग अलग से नाम दिया गया है। किशन गंगा से फिर उधर जो है कि घाघरा गोमती वाली जो नदी क्षेत्र है उसे अवध का मैदान कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि जो बिहार वाले के उत्तरी क्षेत्र है, ये जो बिहार है, देखिए ये बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है इसे मिथिला का मैदान कहते हैं। आप यहाँ अगर आप मिथिला का मैदान लिख सकते हैं, हम यहाँ मिथिला दिखाएं तो मिथिला का मैदान है ये। और जो है कि दक्षिणी जो क्षेत्र है उसको मगध का मैदान कहते हैं। और जो है कि ये यमुना के जो दक्षिणी हिस्सा है उसे बुंदेलखंड कहते हैं। और ये जो पूरा नदी है, इसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो यमुना नदी के ऊपरी हिस्सा है, जो इसे ऊपरी गंगा का मैदान, और जो है कि कोसी नदी है, कोसी नदी और यमुना की नदी के मध्य को का जो नाम दिया गया है उसे मध्य गंगा का मैदान नाम है। और ये जो है ऊपरी गंगा जो है कि 100 से लेकर के 300 मीटर तक ऊंची है। फिर उसके बाद जो है कि ढालान, धीरे धीरे ढाल है, तभी नदियाँ इस शेप में बहती हैं। तो ढलान की तरफ बहती हैं, नीचे की तरफ बहती हैं। तो ये देखिए मध्य गंगा का मैदान जो है ये 500 से लेकर के
100 मीटर तक है, 50 मीटर से 100 मीटर तक है। और जो है कि कोसी के नीचे वाला जो रीजन है उसे निम्न गंगा का मैदान कहते हैं, जो 10 से लेकर के 50 मीटर है, या इसे कहते हैं 0 से लेकर के 50 मीटर तक है। अब हम आगे देखते हैं। ये जो हुगली नदी यहाँ से निकली हुई है, हुगली नदी का जो क्षेत्र है उसे एक राढ़ क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों अभी इसको हम डिलीट करेंगे तो मिटा देंगे। अभी इसमें जो है कि एक अलग शेप में हमें ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसको आप देख लें। अभी हम इसको जो है कि जब पश्चिमी तटीय ये जो तटीय मैदान पढ़ेंगे तो यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको देख लें, जो है कि तटीय मैदान जो है कि ये अरब सागर से लेकर के जो है कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र तक, जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र तक फैला हुआ है। देखिए ये तटीय मैदान है, ये जो है कि बहुत पतला संकीर्ण मैदान है। ये जो है कि ये हमने जो पढ़े होंगे उसमें पर्वत श्रृंखलाओं में, तो ये पश्चिम घाट पर्वत यहाँ पड़े हैं, आप जानते भी होंगे। ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मैदान को क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और जो है कि ये पश्चिम घाट और जो है कि अरब सागर के मध्य का जो तटीय मैदान है उसको पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। इन मैदानों को छोटे छोटे जो है कि ये इन जो है कि मैदान जो तट हैं इनको छोटे छोटे पार्ट में विभाजित किया गया है। इसका अलग अलग नाम दिया गया है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है। जो है कि देखिए जो है कि मालाबार और कोरोमंडल तट कई बार परीक्षा में आप देखेंगे तो बहुत बार पूछा जाता है। आप सिर्फ ऐसे रटेंगे नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम बिल्कुल आराम से जाके परीक्षा में क्लियर कर देंगे। ये देखिए जो है कि ये दमन, यहाँ पे दमन क्षेत्र है। अभी हम इसको लिखवाएंगे जब हम तटीय मैदान अभी पढ़ेंगे, तो अभी हम उत्तरी मैदान पढ़ें तो हमें इसकी आवश्यकता है, तो अभी हम डिलीट करेंगे। अभी हम इसको आगे भी पढ़ाएंगे, बताएंगे। जो है कि ये दमन से लेकर के दमन, मुंबई और जो है कि गोवा के बीच के प्लेस को कोंकण तट कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि जो गोवा से लेकर के और ये न्यू मंगलोर है बंदरगाह है, वहाँ के बीच के स्थान को कन्नड़ कहते हैं। और फिर इसके बाद जो है कि न्यू मंगलोर से लेकर के कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को, जो केरल का क्षेत्र है, उसे मालाबार तट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और जो है कि यहाँ कन्याकुमारी या इसे कैप कैमोरिन जो है कि कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के मध्य को कोरोमंडल तट कहते हैं। और कृष्णा नदी से लेकर के ये जो हुगली नदी है, या कहें कि जो भारत का इधर क्षेत्र है बांग्लादेश के बीच का इधर का, ये उत्तरी सरकार कहते हैं। ये देखिए किनारे पर चौड़ा है, बीच में बहुत संकीर्ण है, पतला है, किनारे पे चौड़ा है, किनारे पे चौड़ा है, बीच में संकीर्ण है। और ये देखिए लगभग एक समान है। ये इसके अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है। क्यों ज़्यादा चौड़ा है? क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं अपने साथ निक्षेप या गाद को ले जा करके इन क्षेत्र में पाट देती हैं। जब निक्षेप को ले जाती हैं तो इधर जो है कि मैदान बनते, बहुत बड़ा मैदान होता है, मैदान क्षेत्र होता है। और जो है कि इसलिए यहाँ पे बंदरगाह जो है कि ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, और उसके लिए प्रतिकूल स्थितियाँ बनती हैं। क्योंकि यहाँ पे जब गाद जो है कि पट जाते हैं, जाके भर जाते हैं, तो यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं। और इधर जो है कि ये तट जो है, पश्चिमी तट है, ये कुछ हद तक पानी में डूबा है। डूबे होने के कारण जो है कि यहाँ पे प्राकृतिक दशा बनती है जो है कि बंदरगाहों के लिए। इसलिए यहाँ पे जो बंदरगाह हैं सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो इधर जो है कि सब बंदरगाह जो हैं वो प्राकृतिक बंदरगाह हैं, इधर कृत्रिम बंदरगाह हैं। तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं, आगे देखते हैं इसको। दोस्तों जो नदियाँ अपने जहाँ से उद्गम होता है और समुद्र में विलीन होने से पहले जो है कि चार भागों में बटी होती हैं। जो है कि इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया गया होता है। भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। जो है कि इसके उच्चावच या ऊंचा नीचा जो है कि ऊंचाई से नीचाई तक आती हैं, उसे ऊंचा नीचे के स्थान को उच्चावच कहते हैं। या भौगोलिक आकृति के आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र और बांगर क्षेत्र है, और फिर खादर क्षेत्र। देखिए ये जो है कि भाबर क्षेत्र सबसे ऊंचा स्थान जो जहाँ से पर्वतों से निकलती हैं, वो जो है कि उस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। फिर जो है कि कुछ दूरी जाने के बाद फिर उसके बाद तराई क्षेत्र आता है। फिर उसके बाद और नीचे जाएँ तो उसके बाद बांगर क्षेत्र या भांगर क्षेत्र आता है। फिर उसके बाद नीचे
खादर क्षेत्र आता है। ये इसे पुराना जलोढ़ कहते हैं, क्योंकि ये जो है कि जब ये बहुत पुरानी होती हैं, जब नदियाँ अपने निक्षेप को जो है कि ला कर जो है कि जब वो भ्रंश घाटियों को पाटती हैं, तो उस समय में ये निर्मित हुई हैं। जैसे इस वर्तमान में बात करें, जैसे जो है कि जहाँ बाढ़ नहीं आता है, जो बाढ़ युक्त क्षेत्र है वो खादर क्षेत्र होगा। यहाँ नवीन जलोढ़ आते हैं। जब नदियाँ जहाँ बाढ़ आती हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो है कि नदियाँ बड़े पैमाने पे मिट्टी जो है कि मिट्टी से गाद से उसे पाट देती हैं, तो वो नया नवीन जलोढ़ कहते हैं। देखिए वहाँ पे नवीन जलोढ़ इसलिए से नवीन जलोढ़ कहते हैं। और जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है, जो मिट्टियाँ बहुत पुरानी हैं, बहुत पहले से हैं, उन्हें पुराना जलोढ़ कहते हैं। तो जो है कि उच्चावच और जो है कि भौगोलिक आकृति के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक भाग को पढ़ें तो देखिए, जब नदियाँ अपने जो पर्वतों से निकलने के बाद जो है कि जब सबसे पहले जो क्षेत्र में आती हैं, जो है कि वो निकलने के बाद अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, जो उस समय जैसे बात करें किसी भी नदी को समझने के लिए, आप जो है कि मानव जीवन की बात करें तो मानव सबसे पहले जो है कि बाल्यावस्था में होता है। मानव जो बाल्यावस्था में होता है, फिर उसके बाद जो है कि किशोरावस्था में पहुंचता है, फिर उसके बाद जो है कि युवावस्था में, फिर उसके बाद जो है कि वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। ये नदियों को समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, आप समझ सकते हैं इससे। जब बाल्यावस्था में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे बच्चियाँ होती हैं, वो बहुत ही नटखट टाइप की होती हैं, बहुत शरारती होती हैं। इसी तरह फिर उसके बाद जो है कि जो जैसे जैसे वो बड़ी होते जाते हैं, तो उनमें जो है कि ज़्यादा सेंसिटिव होती जाती हैं, ज़्यादा समझदार होती हैं, तो फिर वो होते जाते हैं लोग। फिर उसके बाद जब अपने 30 या 35 साल के आसपास होते हैं, जो ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, जो है कि फिर उसके बाद उनकी वृद्धावस्था आती है। सेम इसी तरह जो है कि नदियों पर भी लागू होता है। जब नदियाँ जब शुरू से निकलती हैं तो ढलान बहुत ज़्यादा होता है। ढलान बहुत ज़्यादा होने के कारण नदियाँ बहुत तेज़ी से, आप देखते होंगे कि मूवी या फिल्मों में आप देखे होंगे, तो या आप घूमने गए होंगे इन क्षेत्रों में, तो वहाँ देखते होंगे बहुत नदियाँ काफ़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती हैं। और जो है कि जब तेज़ी से प्रवाहित बंद कर देते हैं, जब नदियाँ तेज़ी से प्रवाहित होती हैं उसमें वेग बहुत ज़्यादा होता है। जब वेग बहुत ज़्यादा होने के नाते जो है कि बड़े बड़े पत्थरों को आसानी से काट देती हैं। अगर उस समय कोई व्यक्ति जाए तो उसको पता नहीं चलेगा वो कहाँ गया, इतनी तेज़ी से वो प्रवाहित होती हैं। तो उतनी वेग में जब पर्वतों पे गिरती होंगी तो बड़े बड़े पत्थरों को काटती छाँटती लेके आगे बढ़ती हैं। तो इस क्षेत्र को जो है कि भाबर का क्षेत्र कहते हैं। ये जो है कि चौड़ाई इसकी बात करें तो ये चौड़ाई 8 से 15 किलोमीटर क्षेत्र में ये बड़े बड़े पत्थरों गोलास्म का जो है कि लेके निक्षेपित करती हैं। ये शिवालिक के समानांतर पाई जाती हैं। हमने शिवालिक के बारे में पढ़ा, जैसे शिवालिक नदी है, ये हिमालय है, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, शिवालिक, और फिर उसके बाद जो है कि नदियाँ जब यहाँ से निकलती हैं तो जो है कि यहाँ से निकलने के बाद ये शिवालिक के जो है कि ये समानांतर हैं। ये जो क्षेत्र है ये भाबर क्षेत्र होता है। ये भाबर क्षेत्र जो है शिवालिक के या हिमालय के समानांतर होता है। ये सब क्षेत्र जो है हिमालय जो है कि समानांतर, हिमालय के समानांतर हैं। तो ये जो है कि भाबर क्षेत्र शिवालिक के सबसे निकट पाया जाता है और जो है कि सबसे शिवालिक के समानांतर है। फिर जो है कि यहाँ नदियाँ सबसे युवावस्था में होती हैं। सबसे युवावस्था में होने के नाते पर्वतों से लाए गए निक्षेप जो होते हैं ये बड़े बड़े गुटिका गोलास्म, बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लाती हैं। जो है कि पर्वत है जो है कि नदियाँ जो पर्वतों से लाए गए निक्षेप, ये जो बड़े बड़े पत्थर गोलास्म है, इसी में जो है कि लुप्त हो जाती हैं। उसी पत्थर या गोलास्म में लुप्त हो जाती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। फिर उसके बाद जो है कि उसी में चूँकि बड़े बड़े होते हैं इसलिए उसमें लुप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है कि बात करें, फिर उसके बाद अगले क्षेत्र में आती हैं जो तराई क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? इस क्षेत्रों में जो है कि इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद इसमें आने के बाद जो लुप्त नदियाँ जो यहाँ पे लुप्त हो जाती हैं, ये लुप्त नदियाँ पुनः निकल जाती हैं। फिर उसके बाद जो है कि नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद जो है कि ये यहाँ पे चूँकि छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, यहीं से मृदा
जो कि पत्थर मृदा का बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्षेत्र जो है कि नम और दलदली क्षेत्र पाया जाता है। फिर जो है कि यहाँ पे पाए जाने के नाते यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये नम और दलदली क्षेत्र होता है, तो इसलिए यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता की बात करें, इसमें जैव विविधता में हम दो चीज़ों को देखते हैं, वनस्पति और प्राणी, जीव जंतु, प्राणी और जीव जंतु देखते हैं। जो है कि यहाँ पे जो है कि वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जीव जंतु यहाँ शेर जानवर वगैरह सब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जिसकी और इसी क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। आप दुधवा नेशनल पार्क को जरूर जानते होंगे। जो है कि अब जब नदियाँ आगे क्षेत्र में बढ़ती हैं तो बांगर क्षेत्र होता है। बांगर क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं? बांगर क्षेत्र जो है कि उत्तरी मैदान का सर्वाधिक भाग है। जो उत्तरी मैदान अभी हमने देखा है उसमें सबसे जो बड़ा क्षेत्र है वो जो है कि बांगर क्षेत्र होता है। उत्तर में सबसे ज़्यादा भाग इसी का है। फिर उसके बाद ढलान कम पाई जाती हैं। यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आते हैं ढलान कम होती जाती हैं, तो इसे निक्षेप को जमा निक्षेप जो है कि बड़ी मात्रा में निक्षेपों को जमा करती हैं। फिर उसके बाद मृदा में, इन मृदाओं में जो है कि चूने कंकड़ पत्थर या रेत या कलर पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जैसी संरचनाएं कई बार परीक्षाओं में पीसीएस या आप एनडीए या सीडीए जैसे एग्जाम में देते होंगे तो उसमें देखेंगे कि इन सब क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कि पूछा गया कि उसमें ये एग्जाम में पूछा गया कि ये चूने और कंकड़ पत्थर किस में पाई जाती है, तो वो बांगर क्षेत्र में पाया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे इसे पुराना जलोढ़ का मैदान कहते हैं, चूँकि ये बाढ़ से मुक्त होता है। यहाँ पे बाढ़ कम आती है, तो इसलिए जो है कि ये बाढ़ मुक्त क्षेत्र होने के नाते ये बहुत पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और जो है कि यहाँ कुछ स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं इन क्षेत्रों में। मैदानी जो है कि ये जलोढ़ वाले क्षेत्रों में ये पूरी तरह ये क्षेत्र, और यहाँ तक देखें समुद्र से मिलने के बीच तक ये क्षेत्र जो होता है वो जलोढ़ से बना होता है। ये पुराना जलोढ़ है, ये नवीन जलोढ़ है। और यहाँ पे कुछ आपको इन दोनों क्षेत्रों में स्थल आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है कि ढलान कम होता है, निक्षेपों का जमा होना अधिक हो जाता है। तो इस कारण यहाँ पे विभिन्न कई स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। बालू रोधिका देखने को मिलता है, जो है कि बालू रोधिका समुद्र के किनारे आप फिल्मों में देखे होंगे या फिर आप गए होंगे, तो वहाँ पे जो है कि जब जो तरंगे आती हैं उसकी धाराएं होती हैं तो अपने साथ वहाँ पे जो मैदान निर्मित होता है उसे बालू रोधिका कहते हैं। फिर गोखुर झील होता है। नदियाँ जब ऐसे अपनी इस तरह से प्रवाहित हो रही हैं, तो जब ये नदियाँ अपनी रास्ता चेंज कर देती हैं तो ये जो क्षेत्र में पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो गोखुर झील होता है। यहाँ पे नदी द्वीप पाए जाते हैं। अभी हमने देखा कि जो है कि माजुली द्वीप देखा वहाँ पे, तो इस तरह की जो नदियाँ हैं अपने क्षेत्र में जब ढलान कम होती है तो वो अलग अलग शेप में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप नदियों किनारे गए होंगे तो आपको इस तरह के शेप दिखाई देते होंगे। तो जो है कि बीच बीच में जो है कि बड़े पैमाने पे जो कि मिट्टियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, तो नदियाँ जो है कि किनारे से निकल जाती हैं। तो जो क्षेत्र बनता है वो नदी द्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ विसर्प क्षेत्र पाया जाता है, गुम्फित नदियाँ। और यहाँ पे जब किनारे जाती हैं तो नदियाँ अपने साथ जो है कि ये कई भागों में विभाजित हो जाती हैं। गाद को इकट्ठा करते हुए बड़े भागों में विभाजित हो जाती हैं। यहाँ अगला क्षेत्र आता है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र जो है कि यहाँ नदियाँ एकदम प्रौढ़ा अपने वृद्धा, जैसे मनुष्य का वृद्धावस्था होता है, कुछ करने या उसमें एनर्जी की अभाव होती है, तो ये प्रौढ़ावस्था, इसी तरह नदियों का भी प्रौढ़ावस्था होती है। एकदम ढलान बहुत कम हो जाता है, जो है कि बड़े पैमाने पे निक्षेप का इकट्ठा करती हैं। लगभग ये बाढ़ युक्त क्षेत्र होता है। ये लगभग यहाँ प्रतिवर्ष जो है कि इसका निर्माण होता है खादर क्षेत्र में। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि हर साल इस नदियाँ अपने साथ निक्षेप को ला के पाटती हैं और फिर अगले साल आती हैं, फिर उसे काट करके फिर नई मृदा का निर्माण करती हैं। तो इसका निर्माण प्रतिवर्ष होता है। इसके कारण ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ ये नया जलोढ़, अभी हमने देखा, ये इसलिए इसे नया जलोढ़ कहते हैं। ये बाढ़ युक्त होता है। नदियाँ जो है कि हर साल इसको जो है कि इसका निर्माण करती रहती है, इसलिए ये बाढ़ युक्त और यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे गहन खेती के लिए आदर्श माना जाता है। सबसे अच्छी खेती आप देखते होंगे इन्हीं क्षेत्रों में होता है। जब नदियाँ अपने आखिरी जब समुद्र में मिलने से पहले जो है कि मुहाने पे बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो है कि जैसे आप सुंदरवन डेल्टा को आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण है, जो कि अपने मुहाने पे जो है कि बहुत बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे डेल्टा क्या है, जो है कि जैसे ये एक नदी यहाँ से निकली और जो नदी अपने लास्ट पोजीशन में जाने के बाद जो है कि बीच बीच में बड़े बड़े जो निक्षेपों को ला करके यहाँ गाद को ला करके इकट्ठा कर देती है। तो ये गाद हो गया, ये गाद हो गया, और यहीं किनारे किनारे से कहीं से निकल के जाती है।
तो ये गाद को इकट्ठा करती है, तो इससे यहाँ पे बहुत बहुत बड़े पैमाने पे जैव विविधता पाई जाती है, जैसे आप सुंदरबन डेल्टा को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अब तटीय मैदान को, आगे हम तटीय मैदान को देखते हैं। दोस्तों हमने मैदानी क्षेत्र को दो भागों में बांटा था, उत्तर मैदान और तटीय मैदान। अब हम उत्तरी मैदान को हमने विस्तार से चर्चा किया। यहाँ से शायद ही कोई क्वेश्चन आपको बचे, जो भी पूछा जाता है हमने उसको यहाँ पे शामिल किया है। अब हम देखते हैं तटीय मैदान। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है कि यहाँ के जो है कि तटों के बारे में पूछा जाता है, और जो है कि यहाँ पे बंदरगाह पाए जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है डेल्टा संबंधित है। तो इसको हम देखते हैं, इसके पहले विस्तार को देखते हैं। ये विस्तार इसका कैसा है, ये प्रायद्वीपीय भाग के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टी है। ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, हमने देखा प्रायद्वीपीय भाग, ये वाला प्रायद्वीपीय भाग का ये किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टी है। ये जो किनारे पर ये जो है, ये इसी भाग को हमने पिछले वीडियो अभी हमने मैप में जो बनाया था इसी तरह से बनाया था। ये तटीय पट्टी है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक ये फैला हुआ है। देखिए अरब सागर क्षेत्र में और ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। और बात करें, इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके दो उपवर्ग है, जो है कि जो पश्चिम वाले को पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व वाले को पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तट देखते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान के अरब सागर और पश्चिम घाट के मध्य में स्थित है। अरब सागर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरब सागर स्थित है, ये अरब सागर स्थित है, और जो है कि बोला है कि पश्चिमी घाट के मध्य में स्थित है। यहाँ पे पश्चिमी घाट था, हमने आप जानते भी होंगे, पिछला वीडियो हमने आरा देखे होंगे, तो आपने इसको डिस्कस किया है, बहुत जो है कि विस्तार से डिस्कस किया है। ये जो है कि पश्चिम घाट और अरब सागर के मध्य में स्थित है। अब पूर्वी तटीय मैदान की बात करें दोस्तों, इसको साथ में बनाएंगे तो चीज़ें आपको कंपेयर करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसको अलग अलग बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर साथ साथ बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। ये जो है अरब सागर और पश्चिमी तटीय के मैदान की स्थित है। अब ये किसके मध्य स्थित होगा, बंगाल की खाड़ी और ये जो पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। बंगाल खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। मध्य में संकीर्ण और किनारों पर चौड़ा है। अभी हमने वहाँ पे देखा था, जब वहाँ पे बनाए थे, तो ये मध्य में जो है कि बहुत संकीर्ण है और जो है कि किनारों पर बहुत चौड़ा है, ठीक है। और ये जो है ये एक समान है, ये लगभग एक समान है, जो है कि ये पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा चौड़ा है। ये जो चौड़ा क्यों है, क्योंकि इधर से नदियां जो डेल्टा बहा के ले जाती हैं, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसलिए ये पश्चिम घाट की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है। ये मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो है कि पश्चिम तटीय मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो है कि कोंकण तट हमने देखा था, वहाँ पे दमन से लेकर के जो है कि गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक को जो है कि दमन, महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण तट कहते हैं। और जो है कि गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक के तट को कहते हैं जो है कि कन्नड़ तट, कोंकण कन्नड़, या इसी को कन्नड़ तट कहते हैं। और इसी के को कनारा तट भी इसी को कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि न्यू मैंगलोर से लेकर के केरल कहें या केरल कहें, तो इसके बजाय आप कह लें केप कैमोरीन तक पहुँच। केप कैमोरीन कहाँ है, ये कन्याकुमारी में स्थित है, तमिलनाडु में है। यहाँ पे सबसे दक्षिणी पॉइंट है। तो ये जो है कि न्यू मंगलोर से लेकर के केप कैमोरीन तक है। और जो है कि पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो है कि उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार जो है कृष्णा नदी से लेकर के, जो है कि कृष्णा नदी यहाँ से निकली, कृष्णा नदी से लेकर के कोलकाता तक फैली हुई है, कोलकाता तक है कौन, उत्तरी सरकार तट। और जो है कि कोरोमंडल तट कहाँ पे है, जो है कि केप कैमोरीन से लेकर के कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। यह जो है कि बहुत बार मालाबार तट पूछा गया है, एकदम बहुत ही सिंपल है। कहाँ पे स्थित है, ये मंगलोर से लेकर के केरल में स्थित है, जो है कि पश्चिम घाट पे स्थित है। कहाँ पे से, पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है। और कोरोमंडल तट भी कई बार पूछा गया है, ये कहाँ पे है, पूर्वी तट पे है। किसके मध्य है, केप कैमोरीन और, या फिर यहाँ पे आप जानकारी के लिए लिख सकते हैं कन्याकुमारी और कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। बहुत बार पूछा गया है। आप साथ साथ में मैप अगर देखते रहेंगे, मैप जो हमने बनाया है वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। और इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो और ही आसान,
इस तरह से लिखेंगे शायद आसान रहेगा। इसी को हम लिख सकते हैं दमन, महाराष्ट्र और गोवा के तटों को जो है कि कोंकण तट कहते हैं। इसके बजाय आप इस तरह से लिखेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। और अगले पॉइंट की बात करें, पश्चिम तटीय मैदान डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये इस्सूरी का बनाती है। इस्सूरियाँ जो होती हैं वो कंकड़ पत्थर जो होती है, जो है कि यहाँ पे जो है कि ये जो है कि यहाँ पे श्रृंखलाएँ हैं जो है कि पश्चिम तटीय पहाड़ पर्वत, इसलिए यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, इस्सूरी का निर्माण करती हैं। जो पूर्वी तटीय नदियां हैं बड़े पैमाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि बहुत लंबी दूरी चलने के बाद जो है कि अपने साथ कंकड़ पत्थर को तोड़ते फोड़ते आखिर में ले आकर निक्षेप या गाद के रूप में इधर यहाँ पे इकट्ठा करती हैं। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट को पश्चिम तट मैदान के अगले पॉइंट देखें तो यहाँ पे ज्वारी और जलमग्न तट होने के कारण यहाँ पे पत्तन, ये ज्वारी, यहाँ पे ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आता है, ज्वार भाटा, और ये जलमग्न तट है। यहाँ पे आप देखेंगे द्वारका जो है कि जो भारत का सबसे तीर्थ स्थल प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो पहले जो है कि डूबा हुआ नहीं था, इस समय डूब चुका है, जो है कि पहले डूबा हुआ नहीं था और इस समय डूब चुका है। तो यहाँ पे जलमग्न तट पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है कि जो तट हैं वो जलमग्न होने के कारण यहाँ पे पत्तन और बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक स्थितियाँ पाई जाती हैं। जो बंदरगाह या पत्तन पाए जाते हैं उसके लिए जब जलमग्न उसे डूबी हुई हैं तो आराम से तो नाव इत्यादि यहाँ पे आराम से पहुँच जाती हैं। पूर्वी तटी पे जो है कि बड़े पैमाने पे डेल्टा निर्माण के कारण यहाँ पे पत्तन या पोताश्रय या इसी को बंदरगाह कहते हैं, कम पाए जाते हैं। जो भी पाए जाते हैं वो कृत्रिम बंदरगाह पाए जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो है कि चेन्नई बंदरगाह जो है कि कौन सा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। 3 बंदरगाह यहाँ का उठा के दे दिया, 1 बंदरगाह दे दिया चेन्नई का। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें से जो है कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। तो अगले बात करें मालाबार तट को जो है कि लैंगून, मालाबार तट पे जो है कि लैंगून या इसी को झील भी कहते हैं, ये लैंगून है, लैंगून या कयाल, इसी को झील कहते हैं। झील का ही अलग अलग नाम है, लैंगून है या कयाल है, जो है कि मछली पकड़ने और नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। एक यहाँ पे पुन्ना मदक कयाल है, जहाँ पे प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी का नौका दौड़ आयोजन होता है। ये आपसे पूछ सकता है कि किस झील या कयाल में होता है, तो यहाँ पे इसमें होता है, किस में होता है, पुन्नामदा कयाल में होता है। जो कि पूर्वी तटीय मैदान पे चिल्का झील पाई जाती है, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कहाँ पे है, जो है कि उड़ीसा में चिल्का झील है। ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखें। तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2 भागों में बट जाती है। यहाँ से आने के बाद उत्पत्ति के बाद एक इधर जाती है, एक इधर। इस क्षेत्र में जो है कि पश्चिमी तटीय मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। और इधर देखें तो जो है कि पूर्वी तटीय मैदान पे चक्रवाती वर्षा होती है। कहाँ पे, उड़ीसा में, जो है कि उड़ीसा में चक्रवाती वर्षा होती है। और जो है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लौटते मौसम में बारिश होती है। ये भी पूछा गया है कि लौटते मानसून से किन राज्यों में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। यहाँ पे जो है कि लैटराइट मृदा पाई जाती है। चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे लैटराइट मृदा पाई जाती है। और जो है कि इस तट पे जो है कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ बारिश जिस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे जैव विविधताएँ बहुत अधिक पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जैव विविधता, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। बहुत जो है कि ये जो है कि जैव स्पॉट भी, जो है कि जैव स्पॉट भी इसे कहा जाता है, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। हॉट स्पॉट जो है कि भारत में पश्चिम तट पे और एक पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। और यहाँ पे बात करें जलोढ़ मृदा पाया जाता है, यहाँ पे पूर्वी तट में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और यहाँ पे जैव विविधताएँ यहाँ पर अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। यहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा वीडियो ख़त्म हो गया है। हमने लगभग सब चीज़ यहाँ पे कवर किया है, जितना प्रीवियस ईयर जो है कि या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हमने इसको यहाँ पे शामिल किया है। संभव है कि यहाँ से मैदानी क्षेत्र में उत्तरी मैदान और तटीय मैदान आपको समझ में आया होगा, यहाँ से शायद ही कोई क्वेश्चन बचा होगा। आप मैप से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो है कि चैनल को
जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के यहाँ भी इसे शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे टॉपिक से संबंधित अगर रह जाता है, नहीं समझ में आता है, उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या वीडियो संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जहाँ आपके जो है कि सुझाव और प्रश्नों का हमें इंतज़ार आता है। तो जय हिंद, मेहनत से तैयारी करते रहिए।